मेरे प्यारे साथियों, सन 2023 में सी सेट का जो पेपर हुआ है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्री में, उसने पूरे देश में कितना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो यंग जनरेशन है, जो इससे जुड़े हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कोर्ट में गए हैं। कोर्ट ने भी इन नौजवानों के प्रति अपनी संवेदना दिखाते हुए यूपीएससी से कहा कि आप इस पर थोड़ी गंभीरता के साथ विचार करें। यहाँ तक कि पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, उस तक ने अपनी रिपोर्ट में इस पर पुनर्विचार करने को कहा। लेकिन इनफैक्ट क्या होगा हम नहीं जानते, 2024 के एग्ज़ाम में हमारे सामने आएगा, किंतु यूपीएससी ने इस बारे में अभी तक कोई ऐसी बात नहीं कही है जिसको लेकर के हम थोड़ा सा भरोसा कर सकें, अपने को सांत्वना दिला सकें। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आफ्टर ऑल ऐसी क्या बात है, वो कौन सी वजहें हैं जिसके कारण यूपीएससी इसके बारे में कोई भी परिवर्तन करने को आसानी से तैयार नहीं हो पा रहा है। आफ्टर ऑल उसका गेम प्लान है क्या? इसके बारे में मैं 3 बिंदु आपके सामने रखूँगा। पहले हम ये देखेंगे कि जो ये पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है, ये पेपर क्या किसी वर्ग विशेष के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है या सबके लिए समान रूप से है? फिर दूसरे पॉइंट्स के तहत हम लोग थोड़ा सा इसे भी देखेंगे कि क्या ये जो पेपर है सेम प्लेइंग फील्ड का जो सिद्धांत होता है उसका पालन कर रहा है। और फिर हम ये भी देखेंगे तीसरे बिंदु के अंतर्गत कि आफ्टर ऑल ये जो पेपर सी सेट का लाया गया है, इसकी व्यावहारिकता कितनी है। दोस्तों, इन 3 बिंदुओं को लेकर के मैं आप सबसे इसके बारे में बातें करूंगा और मैं चाहूँगा कि मैं जो बातें आप सबके सामने रखने जा रहा हूं, उन पर आप सब भी आपस में बातचीत करें, इसे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि यूपीएससी इस पर कुछ न कुछ विचार करने के लिए तो बाध्य हो ही जाए। फ्रेंड्स, मैं 40 से भी अधिक सालों से सिविल सर्विस परीक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। सच पूछिए तो मुझे अभी तक कोई भी पेपर ऐसा नहीं मिला सिविल सर्विस के अंतर्गत जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसकी जन्म कुंडली इतनी ज़्यादा खराब हो। जी हाँ, इतनी खराब जन्म कुंडली वाला क्वेश्चन पेपर मैंने आज तक नहीं देखा, न सुना। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ये पेपर इंट्रोड्यूस किया गया था ना, तब से ये विवाद के घेरे में, ये कोई नई बात नहीं है। पहले इसमें 8 क्वेश्चंस जो बाकायदे अंग्रेजी भाषा के डाल दिए जाते थे, वो सीधे सीधे अंग्रेजी जानने वालों के फेवर में था, उसे निकाला गया। फिर उस समय बाकायदे जनरल स्टडीज़ फर्स्ट और जनरल स्टडीज़ सेकंड, जिसे हम सी सेट कह रहे हैं, दोनों के मार्क्स के जुड़ने के बाद मेरिट का निर्धारण होता था। विरोध करने के बाद फिर इसे क्वालिफाइंग पेपर बनाया गया। आप देख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था तो क्या इन बातों पर विचार नहीं किया गया था? सोचने की बात है, क्योंकि ये कोई सामान्य बात तो है नहीं कि आप हिंदुस्तान के सबसे टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स की भर्ती कर रहे हैं, उसके लिए आप एक सिस्टम बना रहे हैं और उस सिस्टम को आप इतने लचर तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे, सच पूछे तो यकीन नहीं होता है। आप देखिए कि 2011 में सी सेट का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है और 2013 में ही नेगवेकर कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की, उसमें वो क्या कह रहे हैं, मैं उनके शब्द आपके सामने रख रहा हूँ। निगवेकर कमेटी ने लिखा, जीएस पेपर सेकेंड फेवर्स अर्बन इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अर्बन इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स एंड इट इज़ हर्टिंग रूरल कैंडिडेट्स। सोच करके देखिए, साफ कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम, और वो भी अर्बन इंग्लिश मीडियम। मतलब अगर इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट जो गांव में पढ़ा लिखा है तो उसकी बोलचाल में तो अंग्रेजी देखिए उस तरह से बस नहीं पाएगी। उन सब के हितों को ये चोट पहुंचा रहा है, आघात पहुंचा रहा है। ये बात तो 2013 में आ गई थी। तो 10 साल तक हम कर क्या रहे हैं? क्या इस कमेटी की रिपोर्ट पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं किया गया, बल्कि उल्टे तो दिन पर दिन हम देख रहे हैं कि सी सेट का पेपर और टफ होता चला जा रहा है। और 2023 का पेपर तो इसका बिल्कुल क्लाइमेक्स है, इंतहा ही है।
दोस्तों, इसको लेकर के हम सब जो सही मायने में इस संकट से वाकिफ़ हैं, देख रहे हैं, अपने-अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। आप सब भी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। दूसरा वर्ग भी इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी चिंतित है। मैं यहाँ विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि सन 2023 में जो सीसेट का पेपर आया, उसको लेकर के दैनिक जागरण के 15 जुलाई के अंक में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, जो उसके नेशनल एडिशन के एडिटोरियल पेज पर छपा है। और मुझे इस बात की खुशी है और इसके लिए मैं आप सब युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इसे बहुत पसंद किया, आपस में बहुत ही ज़्यादा इसे एक दूसरे से शेयर भी किया। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारे पास यही एक तरीका होता है कि किस तरीके से हम ओपिनियन के जरिए, अगर हमारे ओपिनियन सही हैं, हमारे ओपिनियन लॉजिकल हैं, तो उसके जरिए कैसे हम संस्थानों पर दबाव बना करके एक सही कार्य करने के लिए उन्हें बाध्य कर सकते हैं। दोस्तों, यह आर्टिकल अगर आप पढ़ना चाहें तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाकर इसे देख सकते हैं। अब मैं आता हूं उन 3 मुख्य बिंदुओं पर जिनकी चर्चा मैंने शुरुआत में की थी। अपने पहले पॉइंट की शुरुआत मैं इधर-उधर की बात न करके सीधे-सीधे यूपीएससी के ही जो अपने शब्द हैं, ज़्यादा अच्छा होगा कि शब्द की जगह हम वचन शब्द का इस्तेमाल करें, जो उनके अपने वचन हैं, उससे करना चाहूँगा। सी सेट के आप सिलेबस को उठाकर देखिए। सी सेट के सिलेबस में पूरे के पूरे 7 पॉइंट दिए हुए हैं और उन 7 पॉइंट्स में से 2 के लिए बाकायदे अलग से वहीं ब्रैकेट में यूपीएससी लेवल की बात करता है। उसमें एक है न्यूमरेसी को लेकर के, हिंदी में जिसे आप संख्यन कहते हैं। साफ तौर पर लिखा हुआ है उसमें कि 10th लेवल का, और इसके बाद फिर जो ग्राफ और चार्ट की बात की जाती है, वहाँ भी ब्रैकेट में लिखा गया है 10th के लेवल का। ठीक है, अब आप स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के वचनों पर आपका विश्वास है, और अविश्वास करके हम कर भी क्या सकते हैं? तो हम तो उसी तरह से तैयारी करेंगे, आप गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या यूपीएससी अपने इस वचन का पालन कर रहा है? मैं दोस्तों आप सबके माध्यम से यूपीएससी से यहाँ ये एक अनुरोध करना चाहूँगा, आप सबके बिहाफ पर, उस बिहाफ में मैं भी शामिल हूँ, और वो ये कि यूपीएससी कम से कम इतना तो करे कि 2023 का जो पेपर आया है, उस पेपर को जो इस साल 10th क्वालिफाई कर चुके हैं या आगे चल कर के क्वालिफाई करेंगे अगले साल, और ठीक ठाक जो मार्क्स लाते हों 10th में, 65-70% मार्क्स लाते हों, उनको अपना ये पेपर दे और फिर उनसे कहे कि ये जो न्यूमेरेसी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ग्राफ और चार्ट से तो पूछे ही नहीं गए हैं, उन्हें वो सॉल्व करें और फिर अपने ओपिनियन बनाएं कि सच में ये जो क्वेश्चन हैं वो 10th स्टैंडर्ड के हैं या कि उससे हायर स्टैंडर्ड के हैं। मैंने खुद भी बहुत से स्टूडेंट से बात की है, दूसरे लोगों से भी बात की है, सबका ये कहना है कि नहीं, इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। यहाँ तक कि जो आईआईटी के एंट्रेंस के लिए भी ट्राई करते हैं, उनके भी पहुँच से बहुत बाहर की बात है। तो दोस्तों, यूपीएससी फिर अपने दिए गए सिलेबस का पालन क्यों नहीं कर रही है? दूसरी बात कि अगर हम जनरल स्टडीज़ एज ए होल ले लें, चलिए जनरल स्टडीज़ का सेकंड पेपर कहलाता है, तो जनरल स्टडीज़ के रूप में पेपर का लेवल क्या होगा, इसके बारे में यूपीएससी कहीं बात नहीं करता, कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। लेकिन मेंस में जनरल स्टडीज़ का लेवल क्या होगा, इसके बारे में यूपीएससी ने डायरेक्ट लेवल की बात तो नहीं की है, लेकिन हिंट दे दिए हैं, और वो जो हिंट भी हैं वो बहुत स्पष्ट हैं, सबटल नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, इनडायरेक्ट नहीं है। उसमें यूपीएससी साफ तौर पर यह कहता है कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे इस तरह के होंगे कि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के इनके उत्तर दे सके। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक है, पढ़ा लिखा व्यक्ति हम मान लेते हैं क्योंकि जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन की है, तो जो ग्रेजुएट है, लेकिन बिना किसी विशेष अध्ययन के, बिना किसी विशेष अध्ययन के, ये मेंस की बात है, ये उस स्टेज की बात है कि जहां एक बार आप प्री में छंटनी कर चुके हैं और उनको आप ये ऑफर दे रहे हैं, उनका आप ये लेवल समझ रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम सी सेट के पेपर को देखते हैं और खासकर उसमें जिस तरह के प्रश्न 2023 में पूछे गए, तो क्या इसके साथ इसका कोई मैच दिखाई देता है? वहाँ तो आप बिना स्पेशलाइजेशन के, स्पेशली उसकी विशेष तैयारी के बिना उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो सवाल ये उठता है कि फिर यूपीएससी ने 10th लेवल की बात
कही क्यों? ये मेरा पहला प्रश्न है। जो दूसरा पॉइंट है वो इस बात को लेकर के है कि सिविल सर्विस जो एग्जामिनेशन है वो एक विचित्र किस्म का एग्जामिनेशन है। ये न तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जामिनेशन है, न इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जामिनेशन है, इंडियन मेडिकल सर्विस का एग्जामिनेशन है। ये सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है। यहाँ सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट आ रहे हैं, कॉमर्स के भी हैं, ह्यूमैनिटीज़ के भी हैं, साइंस के भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, लॉ के भी हैं, मैनेजमेंट के भी हैं। हर स्ट्रीम का स्टूडेंट इसमें आ रहा है और अपीयर हो रहा है। ऐसे समय में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यूपीएससी एक ऐसा पेपर बनाए जो सबके लिए सेम प्लेइंग फील्ड का काम करे, यानी कि उसका पेपर ऐसा हो विषय की दृष्टि से भी और स्तर की दृष्टि से भी कि किसी वर्ग विशेष को या किसी सब्जेक्ट विशेष के स्टूडेंट को कोई विशेष फायदा न हो सके, न हो। क्या ऐसा हो रहा है? मैं जनरल स्टडीज़ के फर्स्ट पेपर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल स्टडीज़ सेकेंड पेपर की ही बात कर रहा हूँ और स्पेशली सी सेट की ही हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ। तो सी सेट के पेपर्स को आप देखिए तो साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें जो फेवर किया गया है या फेवर हो गया है, आई डोंट नो, वो मैथ्स के स्टूडेंट के लिए है। जिनका मैथ्स अच्छा है उनके लिए ये पेपर बहुत आसान है। उनसे पूछेंगे तो आप कहेंगे कि अरे इसमें तो क्वालिफाइंग ही करना है यार, इसमें क्या रखा हुआ है, क्यों आप इतना हल्ला मचा रहे हो। लेकिन जो दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा कठिन है। बहुत ज़्यादा कठिन क्या मतलब, उनको तो पेपर देखने के बाद ऐसा लगा कि जैसे कि जो पानी है वो नाक से ऊपर गुजर गया हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो फिर सेम प्लेइंग फील्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ किस तरीके से काम कर रहा है मेरी समझ में नहीं आता है। चलिए, सेम प्लेइंग फील्ड का एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, ये भी सिलेबस से जुड़ा हुआ है। यूपीएससी ने बाकायदे सिलेबस दे रखा है और उसमें 7 पॉइंट्स उसने मेंशन किए हैं कि इन 7 टॉपिक्स पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, स्वागत है, स्टूडेंट उन 7 पॉइंट्स पर तैयारी करेंगे। लेकिन 2023 के पेपर को देखिए, टोटल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2023 में भी टोटल 80 प्रश्न पूछे गए हैं और उन 80 में से 40 प्रश्न सिर्फ न्यूमेरेसी से हैं, केवल एक ही सेक्टर से 40 प्रश्न। और जो 25 प्रश्न हैं, लगभग 25-26 प्रश्न कंप्रिहेंशन से हैं, बोधगम्यता से हैं। तो 40 और 25 मोटे तौर पर हम ले लें तो 80 में से 65 प्रश्न सिर्फ इस 2 भाग से हैं। तो फिर सिलेबस के जो बाकी 5 जो भाग हैं उसमें से कितने प्रश्न पूछे गए? टोटल 15। और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनसे पता नहीं पिछले कितने सालों से प्रश्न ही नहीं पूछे जा रहे हैं। मानसिक योग्यता से, जो मानसिक क्षमता और मानसिक योग्यता वाला जो अंश है, उसमें स्टूडेंट थोड़े से अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। उनको लगता है कि मानसिक जद्दोजहद करके वो सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। इस बार उनके प्रश्नों की संख्या कितनी है? बहुत कम है। ग्राफ चार्ट जो सही मायने में ब्यूरोक्रेसी में जब आप जाएंगे तो आपके काम आएगा, उससे प्रश्न ही नहीं है, सब प्रश्न ही नहीं है उससे। सोच करके देखिए, जहां डिसीजन मेकिंग का सवाल आता है उससे भी प्रश्न पूछे जाने चाहिए, लेकिन प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो फिर ये 7 पॉइंट्स दिए क्यों गए हैं? बेहतर होगा कि 2-3 पॉइंट्स ही दे दे, बस खत्म होगी बात, उन्हीं से आप क्वेश्चन पूछ लें। क्योंकि ये जो 7 पॉइंट्स दिए गए हैं इसी रूप में दिए जाते हैं ना कि भाई ठीक है, जो स्टूडेंट न्यूमेरेसी को नहीं कर पाएगा वो मानसिक योग्यता वालों में से कुछ स्कोर कर लेगा, कुछ वो चार्ट और ग्राफ में से स्कोर कर लेगा और इस तरीके से वो क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ भी साफ लग रहा है कि जो सेम प्लेइंग फील्ड का कॉन्सेप्ट है उसके विरोध में यूपीएससी पेपर सेट कर रहा है। और ये अकारण नहीं है कि यूपीएससी की अभी जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है 2021-22 की, उसमें आप देखिए कि फाइनल जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनमें 64.9% स्टूडेंट सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। 65% स्टूडेंट। दोस्तों, मैं इंजीनियर्स बैकग्राउंड के विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात को आप गलत मत लीजिएगा। मैं खासकर उनके पक्ष में बात कर रहा हूँ जो अनजाने ही बिना किसी अपराध के कारण इससे बाहर कर दिए गए हैं। इंजीनियर्स आए, डॉक्टर्स आए, उनका स्वागत है, प्रशासन में उनकी भी अपनी भूमिका है। लेकिन अगर स्थिति ये आ जाए कि सिर्फ यही आ रहे हैं
तब डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि जो प्रशासकीय अनुभव रखते हैं, जो देश के प्रशासन के प्रति संवेदनशील हैं, उनके माथे पर चिंता की लकीरें तो उभरेंगी कि भई ये क्या हो रहा है? कहीं न कहीं किसी न किसी वर्ग के साथ तो अन्याय हो रहा है। तो मेरी इन बातों को केवल इसी रूप में ही लिया जाए, किसी वर्ग विशेष के विरोध में इसे न लिया जाए। दोस्तों, अब मेरा जो तीसरा पॉइंट है वो ख़ासकर सीसेट के पेपर की व्यावहारिकता को लेकर है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि उसमें जो मानसिक क्षमता वाले जो प्रश्न होते हैं, जो बोधगम्यता वाले प्रश्न होते हैं और भी जो थोड़े से दूसरे किस्म के प्रश्न हैं, उनसे कहीं न कहीं एक मानसिक स्तर का, क्षमता का अनुमान तो लगता है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि उसका स्तर क्या होना चाहिए, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न आज बन चुका है। आप देखिए कि इसी बार जो फर्स्ट रैंक आई है इशिता किशोर, वो थर्ड अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाती हैं प्री, और जब प्री क्वालिफाई कर लेती हैं तो पूरे देश में उनकी फर्स्ट रैंक आती है। ये सोचने की बात है। भोपाल की जो एक गुंजिता अग्रवाल है, वे फिफ्थ अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाती हैं और रैंक उनकी 26th आती है। इससे पहले वो क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रही थी? सिर्फ प्री की वजह से। तो ये जो सिचुएशन है, ये सोचने के लिए बाध्य कर रही है कि क्या प्री और मेंस में कोई समरूपता है? मतलब प्री लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हव्वा बना हुआ है, एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। लोग ये सोचने लगे हैं कि हे भगवान, किसी तरह से प्री हम क्वालिफाई कर जाएं, मेंस तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि वे लगभग 35 ऐसे कैंडिडेट को जानते हैं जो इससे पहले बाकायदे सिविल सर्वेंट बन चुके हैं, लेकिन वो अपनी रैंक बेटर बनाने के लिए फिर से अपीयर हुए थे और उसमें से लगभग 27-28 प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब सवाल ये उठता है कि जो पहले पूरी तरह से सेलेक्ट हो गए हैं, वे प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ मुझे ये एक बहुत अव्यावहारिकता सी दिखाई देती है कि प्री और मेंस में क्या कोई समरूपता नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मेंस में आप आते हैं, आप क्वालिफाई करते हैं, जो ज़्यादा टफ है, रियल एग्जामिनेशन तो मेंस ही है। लेकिन सवाल ये है कि जो इसका एंट्री गेट है, जो प्री है, उससे तो आप प्रवेश कर सकें। तो यूपीएससी को चाहिए कि वो इन दोनों के स्तर पर विचार करे और देखे कि दोनों कम से कम एक लेवल पर तो आ सकें, एग्जैक्ट नहीं लेकिन कहीं आसपास तो हों। तो ये मुझे बहुत ही अव्यावहारिक सी बात लगती है। और अब एक आपको बहुत ही मज़ेदार बात बताने जा रहा हूँ। सन 2022 में प्री के एग्ज़ाम हुए थे। उसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब के कैंडिडेट हैं, उनको प्री क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स चाहिए वो चाहिए 34.66% जनरल स्टडीज़ के फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए उनको कितना चाहिए? 33%। और यहाँ है 34.66%। यहाँ आपको कोई बड़ी विचित्र सी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है? और मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल जो रिज़ल्ट आएंगे ना, उसमें जो जनरल स्टडीज़ के फर्स्ट पेपर का जो कट ऑफ मार्क्स होगा, हो सकता है कि वो सी सेट से भी कम हो। कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तो ये भी कहीं न कहीं तो अव्यावहारिकता को दिखा ही रहा है। और फिर एक बात हम सब जानते हैं कि मेंस में बाकायदे यूपीएससी ने ये कहा हुआ है कि किसी भी पेपर में, जो जनरल स्टडीज़ का ही पेपर है, आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 10% होने चाहिए। यानी कि 250 नंबर का पेपर होता है तो आपका 25 मार्क्स का स्कोर तो होना ही चाहिए। तो क्या हम इसे मेंस के जनरल स्टडीज़ का जो क्वालिफाइंग मार्क्स से 10% वो माने? और अगर हम इसे मान लेते हैं तो फिर इधर तो बहुत फ़र्क है, क्योंकि यहाँ 33% है, वहाँ 10% है। तो यहाँ भी कहीं न कहीं एक विरोधाभास की स्थिति तो दिखाई दे रही है, काफ़ी बड़ा विरोधाभास है। क्या यह भी विचार करने के लिए एक पॉइंट्स नहीं है कि उस पर फिर से सोचा जाए, उसे ज़्यादा व्यावहारिक बनाया जाए? हाँ, अभी जब स्टूडेंट सी सेट का विरोध कर रहे थे तो उनकी एक डिमांड थी, और डिमांड ये थी कि इस बार क्वालिफाइंग मार्क्स 23% कर दिए जाएं। डिमांड तो नहीं सुनी गई, लेकिन मुझे लगता है कि ये डिमांड आगे के लिए बहुत सही नहीं है। आप क्वालिफाइंग मार्क कितने भी कम कर दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर आप पेपर का स्टैंडर्ड इतना हाई करते चले जाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी मांग ये होनी चाहिए कि जिसके लिए यूपीएससी ने जिस सेगमेंट के लिए 10th के लेवल की बात कही है,
वे 10th के लेवल के हों। साथ ही साथ जो पूरा सिलेबस है, सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाएं और उसे इस स्तर का रखा जाए कि एक ग्रेजुएट किया हुआ स्टूडेंट, चाहे फिर वो ह्यूमैनिटीज़ के ब्रांच से ही क्यों ना आया हुआ हो, वो उसे सॉल्व कर सके। दोस्तों, मुझे लगता है कि यदि यूपीएससी इन्हीं बातों पर विचार करना शुरू कर देगी पूरी संवेदनशीलता के साथ, तो सी सेट के पेपर के प्रति जो स्टूडेंट्स के मन में इतना आतंक है और साथ ही साथ जो इतना आक्रोश है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, काफ़ी कुछ शांत हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक न्याय युक्त बात भी होगी, न्यायपूर्ण कदम भी यह यूपीएससी की तरफ से होगा। आखिरी में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मुझे नहीं मालूम कि सच क्या है। हो सकता है कि यूपीएससी के माइंड में ये चल रहा हो कि नहीं नहीं, सी सेट का स्टैंडर्ड तो यही होना चाहिए। मेरी एक अर्ज यहाँ और है, और वो ये कि अगर सच में यूपीएससी को लगता है कि नहीं, सी सेट का स्टैंडर्ड यही होना चाहिए, तो यूपीएससी को चाहिए कि इसके एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा चेंज कर दे। यानी कि कौन लोग सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, उसमें एक पॉइंट और डाल दे कि ऐसे स्टूडेंट जिनका 12th तक मैथ्स रहा हो, वही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। ये क्लैरिटी ले आए तो फिर कम से कम वे स्टूडेंट इस भ्रम में तो नहीं रहेंगे कि नहीं नहीं, हम सी सेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, हमें मेहनत करनी चाहिए, हम लगे रहें। फ्रेंड्स, मैंने कुछ अपनी बातें आप सबके सामने रखी हैं, जैसा कि मैंने शुरू में आप सबसे अनुरोध किया था कि आप सब इस पर विचार करें, अपने अपने ढंग से इस पर बातें करें। और यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वो इसे सुनेंगे, इसे देखेंगे, आपका जो कारवां है वो बड़ा होता चला जाएगा, और यही डेमोक्रेसी की ताकत भी है। तो मैं चाहूँगा कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में अपना रोल प्ले करें। दोस्तों, आखिरी में बस यही कि मुझे विश्वास है कि मेरी इस आवाज़ में आप सब भी अपनी अपनी आवाज़ें मिलाकर इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा करने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली अगर हम ऐसा कर सके तो विश्वास मानिए कि हम होंगे कामयाब। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। अब मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।